बाकी हिस्टोरिकल सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया बख्तियार खिलजी ने। एक चीज बताइए, इसका तो क्लियर आंसर है हमारे पास में कि आपने जब एक कंट्री की यूनिवर्सिटी जहां से कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कहां से आ रही है? आप ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को, आप कोर्नल को, आप प्रिंसटन को हटा दीजिए तो टेक्नोलॉजी बनेगी ही नहीं। वहां अनेक ब्राह्मण अर्थात जाति वाले नहीं, उस समय जो पंडित होते थे, जो विद्वान होते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान थे, उनको आपने मार दिया तो वो नॉलेज तो वहीं पर तबाह हो गई। उसके आसपास के लोग ये समझते थे खड्डा है, कोई एलियन आके खड्डा करके चला गया होगा या किसी देवता के कोप से यहाँ खड्डा हो गया। मतलब हमारी सभ्यता ही भूल गई उसे। लगभग 50 या 100 पीढ़ियों ने वो काम नहीं किया तो ऑटोमेटिक उसको काम करने वाले लोग बंद हो गए। वहीं से आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त वाले पंडित खत्म हो गए, ब्राह्मण के नाम पर केवल कर्मकांडी बचे। ये जब दोनों चीजें एक साथ मिक्स होती है तो इंडिया की ऑलमोस्ट अपनी सारी नॉलेज कोलैप्स कर जाती है। स्पिरिचुअलिटी से लेकर, वेल्थ से लेकर, हेल्थ से लेकर इंडिया ही एकमात्र टॉप पर होता। इंडिया नंबर 1 नहीं, ओनली 1 होता। आपने भारत में अलग अलग कास्ट के बारे में सुना होगा, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है। एक ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण जो है वो एक ऐसी जाति है आज की भाषा में कहूँ तो, जो कि जो वैदिक वर्ण व्यवस्था उसमें भी उसे ब्राह्मण कहा जाता है, अभी भी ब्राह्मण ही कहा जाता है। क्षत्रिय करके कोई जाति नहीं है। राजपूत अलग है, मराठा अलग है, जो कि अपने आपको सब लोग क्षत्रिय कहते हैं। जितनी ऐसी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे नाम से हैं। फिर हमको जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें हमको बहुत सारी कास्ट मिलती है, बिल्कुल आज के सेंस में, जिसमें नाई है, खाती है, धोबी है, ये इस तरह की हमको बहुत सारी कास्ट मिलती है। क्या आपको ऐसी कोई कास्ट मिलती है जो कि मेटलर्जी का काम करती थी? नहीं मिलती है, स्पेशली नहीं मिलती है। नहीं। हमको कुम्हार मिलते हैं, लोहार मिलते हैं। कहीं ना कहीं इनके पूर्वज वो कार्य करते होंगे, पतन होकर के फिर बाद में ये अन्य कार्य करने लग गए। हमको एक कम्युनिटी मिलती है राजस्थान में, बहुत प्रोमिनेंटली है, जांगीड़, जो कि कारपेंटर का कार्य करते हैं ट्रेडिशनली। विश्वकर्मा जी को वो अपना देवता मानते हैं, हालांकि विश्वकर्मा जी उनके देवता हैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो तो हिंदू देवी देवताओं में ही आते हैं और स्पेशली ऐतिहासिक पात्र महाभारत इत्यादि में उनका वर्णन मिलता है। ऐसे इंजीनियर वो थे, बाद में किसी न किसी कास्ट ने किसी न किसी को पकड़ लिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमेशा से वो कारपेंटरी का ही कार्य कर रहे थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पूर्वज कभी वास्तु शास्त्र पर भी, हमने अभी बात नहीं की, जैसे शल्य चिकित्सा है वैसे वास्तु शास्त्र करके भी एक पूरा डोमेन था। जैसे हम साउथ में मंदिर देखते हैं तो उन मंदिरों का डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट भी होते थे। बिल्कुल। अब कहेंगे आर्किटेक्ट कौन करते थे? जैसे ब्राह्मण हमको पूजा पाठ कराने वाली जाति मिल रही है, वैसे हमको आर्किटेक्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? कुछ ब्राह्मणों में भी हुए होंगे आर्किटेक्ट के विद्वान जिन्होंने शास्त्र लिखे। हाँ, जो उस लेवल की साइंस। हाँ, हो सकता है कि जिन्हें आज हम जांगीड़ कम्युनिटी में देखते हैं, जिन्हें खाती कहा जाता है रीजनल लैंग्वेज में, उनके पूर्वज वो आर्किटेक्ट के विद्वान हो। जिन्हें आज हम कुम्हार कहते हैं, उनके पूर्वज मेटलर्जी के विद्वान हो। लेकिन धीरे धीरे वो सब इंफ्रा ध्वस्त हो गया और उनका काम बहुत ही मीडियोकर लेवल पर आ गया। अब वो ठठेरा बनकर के खाली घड़ाई बना रहा है या फिर चूल्हा ही बना रहा है, जबकि उसके पूर्वजों ने कैसे हुआ, सवाल वो है। हाँ, उस पर आ रहे हैं हम, क्रमशः आ रहे हैं। अब हालांकि ये तो सबको पता है कि औपनिवेशिक काल रहा और मुगलों ने आक्रमण किया, उससे क्या क्या ध्वस्त हुआ, ये तो कोई बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। बट हम कन्विंस कैसे हों कि ये इतना बड़ा गैप आया, ये जानना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली जानना बहुत जरूरी है। बाकी हिस्टोरिकल सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया बख्तियार खिलजी ने। तो एक चीज बताइए, इसका तो क्लियर आंसर है हमारे पास में कि आपने जब एक कंट्री की यूनिवर्सिटी जहां से कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, आज हम इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ये कहां से आ रही है? ये ऐसा तो है नहीं सीधी फैक्ट्री से बनकर आ रही है। फैक्ट्री के पास में भी उसका पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा R&D है और वो यूनिवर्सिटीज से आ रही है। तो सारी टेक्नोलॉजी तो यूनिवर्सिटीज की मेहरबानी से ही चल रही है ना। आप IIT बॉम्बे को हटा दीजिए, IIT दिल्ली को हटा दीजिए, IIT मद्रास को हटा दीजिए, तो भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है? आप ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को, आप कोर्नल को, आप प्रिंसटन को हटा दीजिए तो टेक्नोलॉजी बनेगी ही नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, कंपनीज नहीं होंगी, तो टेक्नोलॉजी नहीं होंगी। तो अगर आपने नालंदा विश्वविद्यालय को हटा दिया तो सब मीडियोकर लेवल के लोग ही बचेंगे। आपने वहां के सारे शास्त्र जला दिए। वहां अनेक ब्राह्मण अर्थात जाति वाले नहीं, उस समय जो पंडित होते थे, जो विद्वान होते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान थे, उनको आपने मार दिया तो वो नॉलेज तो वहीं पर तबाह हो गई। हमको एक सर्वे मिलता है ब्रिटिश इंडिया का, आई थिंक 17th to 18th सेंचुरी के बीच का, जिसमें मेटलर्जी की खदानें होती है, खाने लंबी लंबी, हवाई की बात नहीं है, आज भी आपको खदानें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो उनको ऐसी जितनी मुझे संख्या याद आ रही है 10,000 से भी ज्यादा खदानें पूरे भारत में मिली मेटलर्जी की, जिसमें जिंक से लेकर के बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड धातुओं का शोधन होता था।
और उन खदानों का पूरा केमिकल रिव्यू करने पर हमको पता चला कि उसमें कई हजार डिग्री तक का टेम्परेचर उन खदानों में किया जाता था, उन खानों में किया जाता था। तो उनके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई यांत्रिकी, अभियांत्रिकी रही होगी जिससे वो धातुओं का शोधन करते थे। मेटलर्जी को हम संस्कृत में बोलते हैं धातु कर्म। बिल्कुल। धातु का शोधन करना, एक्सट्रैक्ट करना, नई धातु मिक्स करके एक पंचधातु संकर धातु पे बनाना बहुत डिटेल में मेंशन्ड है है। बिल्कुल। तो ये खाली ऐसा नहीं है ग्रंथ में लिखा हुआ है। 17th सेंचुरी में हमको मिल रही है। हाँ, मुझे अब याद आया, ये मैंने किसी वेबसाइट पे पढ़ा था कि 40,000 से ज्यादा हमको खदानें मिलती है। ओके। तो एक बात बताइए, 40, हाँ, एक चीज कि जो 40,000 हमको खदानें मिली वो वर्किंग नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स ने देखा वो बंद पड़ी थी, उसके आसपास के लोग ये समझते थे खड्डा है, कोई एलियन आके खड्डा करके चला गया होगा या किसी देवता के कोप से यहाँ खड्डा हो गया, मतलब हमारी सभ्यता ही भूल गई उसे। तो यानी ये तो एम्पेरिकल एविडेंस है कि बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई और बाद में हटा है, ये बहाना नहीं है, तो हमको दिख रहा है। अब इसमें विद्वानों का ऐसा मत है कि लगभग 10th सेंचुरी तक ये चालू थी। इवन ब्रिटिश सर्वे ने भी यही बोला कि 10th to 12th सेंचुरी तक ये खदानें चालू थी, उसके बाद ये बंद हो गई और 17th सेंचुरी तक बंद रही। मतलब लगभग 50 या 100 पीढ़ियों ने वो काम नहीं किया, तो ऑटोमेटिक उसको काम करने वाले लोग बंद हो गए। वहीं से आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त वाले पंडित खत्म हो गए। ब्राह्मण के नाम पर केवल कर्मकांडी बचे, पूजा पाठ, ये लगा लो, ये पहन लो, साइंटिफिक साइड गायब हो गई। वो साइड गायब हो गई, विद्वानों की साइड गायब हो गई, क्योंकि आप तो लगे ही थे कि आप कैसे न कैसे गुलामी से उबर आए, और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। कहीं न कहीं पर इंडिविजुअल्स की गलती नहीं है, ऐसे तो कहीं न कहीं सभ्यता की गलती रही होगी तभी गुलाम हुए। इंडिविजुअल्स की गलती नहीं है, क्योंकि समाज ही कुछ उस प्रकार का था। तो हमको आर्यभट्ट और आचार्य ब्रह्मगुप्त वाली लाइन खत्म मिलती है, हमको सुश्रुत चरक जैसी लाइन खत्म मिलती है, हमको नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन जिन्होंने रसायन पे काम किया, रस रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय, रसारणव, इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले रसायन शास्त्री नहीं मिलते हैं। हमको धातु कर्म पे काम करने वाले, वास्तु शास्त्र, शिल्प विद्या, वास्तु मतलब ये नहीं कि आप इधर सो, ऐसा करो, वैसा करो, वो नहीं। वास्तुशास्त्र और शिल्प विद्या का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो उसका काम करने वाले हमको नहीं मिलते हैं। तो 10th to 12th सेंचुरी में जब यहाँ पर लगातार हमने आक्रमण झेले, सबसे पहले मुगल आक्रमण, मुगल आक्रमण के बाद में भारत की रीढ़ की हड्डी टूटती है जब भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनता है। एक्चुअली ये जब दोनों चीजें एक साथ मिक्स होती है तो इंडिया की ऑलमोस्ट अपनी सारी नॉलेज कोलैप्स कर जाती है। और मैं ये 100% कह सकता हूँ, हमारी जीडीपी देख लीजिए, 17th सेंचुरी तक पूरी ग्लोबल जीडीपी में हमारा कुछ 25 से 30% योगदान था। आज तो 3, 4, 5, 6% कुछ होगा। ये भी बढ़ने के बाद हुआ है। अगर आप 18-19वीं शताब्दी में देखेंगे तो जब अंग्रेज छोड़ के गए तो पूरा जीरो कर गए, माइनस में कर गए। जब वो आए थे तो उनको बहुत टॉप मोस्ट जीडीपी मिली। बिल्कुल। लिटरेसी रेट उनको 100% मिली, कुछ जगह 99-98% से तो नीचे भारत का कोई रीजन बात ही नहीं करता था लिटरेसी रेट में। और बाद में जब छोड़ के गए तो एकदम रसातल में छोड़ के चले गए। मैं आगे आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जहां आप बोल रहे हो ना किसी भी एरिया का 98-99% लिटरेसी रेट होता था, मैं अगर इसको 80-90% भी पकड़ूं तो एक सवाल ये आता है कि यार जिनको आज जो एक डिबेट चलती है कि छोटी कास्ट जो है इनको पढ़ने का हक नहीं था, फीमेल्स को पढ़ने का हक नहीं था, तो अगर इतने बड़े चंक को हम हटा दें, इनको पढ़ने का हक नहीं था, तो लिटरेसी रेट 80-90% भी कैसे जा रहा था, ये बाद में लेकिन हम कवर करते हैं। हाँ, इसको कवर करेंगे। बहुत सारे विषय छिड़ गए, मुझे पता नहीं एक पॉडकास्ट में मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, चिंता हाँ कीजिए आप। तो लिटरेसी रेट उस समय बहुत ज्यादा थी जब अंग्रेज छोड़कर गए। तो मैं एक हाइपोथेसिस तो बना सकता हूँ इजीली, और एक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स इसमें लगेगी, बेसिक साइकोलॉजी लगेगी, कि अगर आज तक औपनिवेशिक काल नहीं होता जी, न मुगल आए होते न अंग्रेज, तो जिस तरीके से भारतीय सभ्यता चल रही थी 200% इकोनॉमी से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, स्पिरिचुअलिटी से लेकर, वेल्थ से लेकर, हेल्थ से लेकर, इंडिया ही एकमात्र टॉप पर होता। इंडिया नंबर 1 नहीं, ओनली 1 होता, क्योंकि सारी विद्या हमारे ही पास थी, सबसे ज्यादा जीडीपी हमारे पास थी। शायद और जो देश हैं वो इस कदर होते कि वो हमसे उधार ले रहे होते, और हालांकि हम दे भी देते हैं। उदार प्रवृत्ति के नाम है, उदार चरिता नाम लघु चेतसाम वसुधैव कुटुंबकम, यही फिलॉसफी के कारण हम कहीं मात भी खाए, क्योंकि हमने छठे साठ्यम समाचरित इसको छोड़ दिया। दुष्ट के साथ दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, दोनों को साथ लेना चाहिए था। वसुधैव कुटुंबकम पकड़ लिया और छठे साठ्यम समाचरित को हमने छोड़ दिया। छठे साठ्यम समाचरित भी हमारे ही ग्रंथों का वर्णन है। इसका मतलब क्या है वो जरूर बताइए। छठे साठ्यम समाचरित का अर्थ है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही सज्जनता है।
हमने इन चीज़ों को भुला दिया। अदरवाइज़ आज भारत जो है वो 100% होता है। ये इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही एक्स्पोनेंशियली हम लोग ग्रो कर रहे थे और बहुत ही एक्स्पोनेंशियली ही हम लोगों ने इसका एक फेड अप देखा। बहुत बिल्कुल। बुरी तरीके से ऑफ हुआ।